हेलो बच्चों, हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख भी रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रो मतलब बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस। तो कहीं भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो बिजली से अगर कहीं संबंधित हैं या बिजली से कोई केमिकल रिएक्शन हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। मतलब केमिकल रिएक्शंस का और बिजली का आपस में क्या संबंध हो सकता है और क्या इससे हमें फ़ायदा हो सकता है, वो चीज़ें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चैप्टर आज शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने के लिए कुछ शब्द तुम्हें पता होने चाहिए, कुछ चीज़ें तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए। तो वो चीज़ें आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तुम्हें। हालांकि तुम 11वीं में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी अगर तुम भूल गए हो तो वो दोहरा रही हूँ मैं, ताकि तुम्हारे दिमाग में दोबारा रिकैप्चुलेट कर सको, तुम दोबारा याद कर सको। तो सबसे पहले जो शब्द मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सब जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब किसी तत्व में से, किसी एलिमेंट में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन कम कर दूं तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। अगर किसी तत्व में से मैं तत्व में इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं या ऐड कर दूं, वो कहलाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन संख्या को घटाना। रिडक्शन क्या है, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन संख्या को जोड़ना। जैसे मैं तुम्हें उदाहरण दे देती हूँ इधर, ये देखो, ये है सोडियम Na। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर मैं देखूँ एक फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरे में टोटल मिला के कितने हैं, 2 और 6 8। तीसरे में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो 2 8 और 1। अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को हटा दूं तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10। और कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी, 2 और 8। ये तो मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। मैंने सोडियम में से आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन था उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। पहले शेल की अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखूँ 2 हैं, दूसरे शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन 2 और 6 8 हैं। तीसरे शेल के अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन देखूँ 2 और 6 8 और 10 18 हैं। चौथे शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 28 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगी, 2 8 और 18। अब मैं तुम्हें बताती हूँ ऑक्सीडेशन से तत्व के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, उस पर कैसा साइन आता है, माइनस का कि प्लस का। अब अगर सोडियम की बात करूं, जैसे मैंने तुम्हें अभी दिखाया, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ऑक्सीडेशन के बाद सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। यानी ऑक्सीडेशन से पहले माइनस चार्ज 11 थे और 11 ही इसमें प्रोटॉन थे, यानी कि प्लस चार्ज। 11 ही प्लस थे, 11 ही माइनस थे। अब लेकिन ऑक्सीडेशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10, यानी माइनस के कितने रह गए, 10, लेकिन प्रोटॉन तो उतने के उतने ही पड़े हुए हैं, 11 प्लस। तो अब प्लस जो है वो 11 है, माइनस जो है वो 10 है। तो जाहिर सी बात है प्लस ज़्यादा है, तो इसीलिए, और कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने लगा दिया प्लस, Na प्लस। अगर मैं जिंक की बात करूं, ऑक्सीडेशन से पहले 30 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 30 माइनस के थे, और प्रोटॉन कितने थे, 30 प्रोटॉन थे, यानी 30 ही प्लस के थे। तो प्लस माइनस बराबर थे, तो कोई चार्ज नहीं था, कैंसिल हो गया था, तो इसलिए ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ऑक्सीडेशन होने के बाद जिंक के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 28 इलेक्ट्रॉन बचे, और प्रोटॉन कितने बचे, 3 प्रोटॉन बचे। तो यानी 28 का माइनस है, प्रोटॉन 30 प्लस हैं, तो कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं प्लस वाले, तो इसके ऊपर क्या आ गया, 2 प्लस आ गया। तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, और तत्व के ऊपर कैसा साइन आता है, प्लस का साइन आता है। कितना प्लस होगा, जितने इलेक्ट्रॉन तुमने रिमूव किए हैं उतना ही प्लस का चार्ज इस पर
आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करोगे उतना ही ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन की। अब मैं बात करती हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यानी पहले शेल का देखा जाए तो 2 और दूसरे शेल का टोटल मिला के 8, तीसरे शेल का टोटल मिला के 7। ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 2 8 और 8, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 2 और 8, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। समझ में आई बात। तो अब ज़रा साइन देख लेते हैं। रिडक्शन के अंदर क्लोरीन के पास पहले थे 17 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 17 माइनस का, और उसके और कितने प्रोटॉन थे, 17 प्रोटॉन थे, यानी 17 ही प्लस थे। अब रिडक्शन के बाद क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन कितने रह गए, वही 17 प्रोटॉन रह गए, क्योंकि मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया, तो इसीलिए इसके ऊपर कैसा, और इलेक्ट्रॉन पे साइन कैसा होता है, माइनस का, प्रोटॉन पे कैसा होता है, प्लस का। तो यानी 18 माइनस है, 17 प्लस है, तो एक माइनस फालतू है तो वो आ गया इधर। इसी तरह अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में थे 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 माइनस के, और कितने, 8 प्रोटॉन, यानी 8 ही प्लस के। पर रिडक्शन के बाद ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, यानी माइनस कितने हो गए, 10, और प्रोटॉन 8 ही रह गए, यानी कि प्लस। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन फालतू हो गए, 2, यानी कि 2 माइनस फालतू है तो 2 माइनस। तो इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आया, 2 माइनस। तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि ऑक्सीडेशन जब होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उतना प्लस का चार्ज आ जाता है तत्व के ऊपर, और अगर रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किए हैं उतना ही ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस में से हमने घटाना है और किस में हमने जोड़ना है, यानी कि किस में ऑक्सीडेशन होगी और किस में रिडक्शन होगी। हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, तो जितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में आ सकते हैं उतना ही जितने आ सकते हैं, अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो स्टेबल होगा। समझ में आई बात। यानी अपना जो आखिरी वाला शेल है वो हर तत्व पूरा करना चाहता है, यानी उसको पूरा भरना चाहता है, तभी वो स्टेबल होगा। अगर वो आधा भरा हुआ है तो वो स्टेबल नहीं होगा। अब इसी उसमें मैं बात करती हूँ सोडियम की। ये है सोडियम, फिर से लिख रही हूँ 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसके अंदर ये थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन थे 11, यानी कि 2 8 और 1। इतनी बात समझ में आ गई। सॉरी, ये देखिए तो सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ s की, s ऑर्बिटल चाहे किसी का भी हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आते ही ये भर जाएगा, ठीक है। तो यानी मेरे एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ते ही जो s है वो पूरी तरह भर जाएगा। अब मेरे पास 2 उपाय हैं, या तो मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, और s पूरा भर गया है तो ये तो स्टेबल होना चाहिए। और लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि 3 के अंदर सिर्फ s नहीं होता, 3p भी होता है, 3d भी होता है, ये दोनों तो खाली रह गए। तो यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं जोड़ भी दूंगी तो भी आगे वाले सारे खाली पड़े हैं, जो इसको अनस्टेबल कर देंगे, स्टेबल नहीं कर पाएंगे। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, मैं ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव कर दूं, यानी कि ये जो तीसरे शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इसको मैं रिमूव कर दूं, तो आखिरी शेल क्या है, 2 में कितने आ सकते हैं, s में 2 ही आ सकते थे, 2 हैं, p में 6 ही आ सकते थे, 6 हैं। तो यानी कि ये पूरा का पूरा फुली फिल्ड है, तो यानी कि ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यानी
अब मेरे पास दो रास्ते थे, मैंने तुम्हें बताया, या तो मैं 1s2 2s2 2p6 और 3s2 कर दूं, यानी एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, या 1s2 2s2 2p6 कर दूं, 3s वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था इसको भगा दूं। यानी कि या तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो 3s2 आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन घटा दूं तो 2p6 आ जाएगा। लेकिन अगर 3s2 मैं कर भी देती हूँ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के, तो आगे वाले तो सारे फिर भी खाली रह जाएंगे। तो इसीलिए ये फायदेमंद नहीं है, इस एक इलेक्ट्रॉन को हटाना, रिमूव करना ही ज़्यादा सही है, ताकि आखिरी शेल में फुली फिल्ड हो और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टेबल हो जाए। तो इसीलिए सोडियम के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। इसी तरह अगर मैं जिंक के अंदर देखूं तो जिंक वाले में भी देखो आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। वैसे तो फुली फिल्ड है, एस के अंदर 2 ही आते हैं, तो 2 के 2 ये हैं। लेकिन अब होगा क्या, आगे वाले तो सारे खाली पड़े हैं, 4p 4d 4f, वो तो सारे खाली पड़े हैं। तो इसीलिए फ़ायदा किस लिए है कि इस 2 को मैं हटा दूं। जब इस 2 को मैं हटाऊंगी तो थर्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18 ही आ सकते हैं, वो 18 के 18 हैं। तो इसलिए फ़ायदा कब होगा, जब मैं इस 2 को हटा दूंगी तो मेरा आखिरी वाला शेल क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा। आखिरी यही बचेगा ना, क्योंकि ये तो हट गया। तो जब ये हट जाएगा तो आखिरी वाला शेल मेरा क्या आ गया, फुली फिल्ड आ गया। तो जिसकी वजह से जिंक मेरा स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए जिंक की ऑक्सीडेशन होती है और 2 हटाने होते हैं। अगर एक हटाओगे तो 4s1 बच जाएगा, वो तो फिर अनस्टेबल है, आधा भरा हुआ है। तो इसीलिए 2 हटाने हैं, 2 हटाने के बाद आखिरी वाला शेल मेरा फुली फिल्ड आ जाएगा, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसीलिए जिंक में और सोडियम में ऑक्सीडेशन होता है, आखिरी शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, उनको हम हटा देते हैं बजाय कि और जोड़ने के। अब अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। पी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, जबकि 4 इसके पास हैं। तो यानी कि 2 की ही इसको ज़रूरत है। या तो ऐसा करूं कि ये 6 हटा दूं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिमूव कर दूं ताकि आखिरी शेल पूरा भरा हुआ हो, या फिर आखिरी वाले शेल में मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं। तो 6 घटाना आसान है कि 2 जोड़ना आसान है? जाहिर सी बात है 2 जोड़ना आसान है। इसीलिए ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, रिडक्शन होती है। समझ में आई बात? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते ही कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 क्या है, सेकंड ऑर्बिटल में, दूसरे ऑर्बिटल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस वजह से इसकी रिडक्शन होती है फुली फिल्ड करने के लिए। इसी तरह अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन में कितने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी कि 2 8 और 7। अभी P वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है सिर्फ। उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 पूरा हो जाएगा शेल। हालांकि आगे 3D खाली पड़ा है, लेकिन 8 हो गया है। तो 8 ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल ये हो जाएगा। तो इसीलिए 2 8 8, या तो 7 हटा दूं ताकि आखिरी में 8 बच जाए, या 1 जोड़ दूं ताकि 8 आखिरी में आ जाए। तो अब 7 हटाना आसान है कि 1 जोड़ना आसान है? जाहिर सी बात है 1 जोड़ना आसान है। जोड़ने के बाद कितने हो गए, 8 हो गए। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, आखिरी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा। तो इसीलिए क्लोरीन को स्टेबल करने के लिए, पहले 7 थे ना इसके अंदर, सिर्फ 1 की ज़रूरत थी, तो वो 1 हमने जोड़ दिया, 8 आ गया। तो इसको स्टेबल करने के लिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया और इसकी रिडक्शन हुई। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस आधार पर होती हैं, हम ये चीज़ चेक करते हैं कि घटाने से स्टेबिलिटी आएगी कि बढ़ाने से स्टेबिलिटी आएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन घटाने से स्टेबिलिटी आ रही है तो हम उसमें ऑक्सीडेशन होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से एलिमेंट में स्टेबिलिटी आ रही है, उसका जो लास्ट ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड हो रहा है, लास्ट वाला ऑर्बिटल, आखिरी वाला ऑर्बिटल अगर पूरी तरह भर रहा है तो रिडक्शन होगी, और अगर घटने के बाद पूरा भरा हुआ आ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगी। इतनी बात समझ में आ गई? अब उसके बाद तुम्हें फॉर्मूला बनाना होता है। अब Na की अगर मैं बात करूं, ये तुम्हें 11वीं में भी सिखाया हुआ है। Na के अंदर 2 8 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। रिमूव करने के बाद Na पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीडेशन हुई, 2 और 8 रह गए, प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर कितने हैं, 2 8 और 7। रिडक्शन के लिए 2 8 और 8, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ से, और क्लोरीन हो गया माइनस।
इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला था, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन घटा था तो Na पे एक पॉजिटिव आ गया, Cl ने एक ले लिया तो वो क्या आ गया, Cl नेगेटिव आ गया। तो जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जुड़ते हैं तो क्या चीज़ बनती है, NaCl, जिसे तुम सॉल्ट कहते हो, नमक। तो यानी कि ये जो तुम्हारा कंपाउंड है NaCl, इसमें Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो ये क्या कहलाते हैं, जिसके ऊपर जब ऑक्सीडेशन हुई तो Na का क्या बन गया, Na पॉजिटिव बन गया। इसी तरह जब Cl की रिडक्शन हुई तो Cl का क्या बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। तो जब भी किसी तत्व के ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज आ जाता है, वो तत्व क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। जब भी किसी तत्व के ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज आता है वो आयंस बन जाते हैं। अगर प्लस का चार्ज आता है तो कैटायन होगा, अगर माइनस का चार्ज आता है तो एनायन होगा। समझ में आई बात। इसी तरह जब मैंने ये सॉल्ट बनाया तो जो भी सॉल्ट होता है वो कैटायन और एनायन से मिलके बना होता है। इसमें Na पॉजिटिव है यानी कैटायन है, Cl नेगेटिव है यानी एनायन है। तो जब भी सॉल्ट होगा वो कैटायन और एनायन से मिलके बना होगा। समझ में आई बात। एक तरीका तो ये था कंपाउंड बनाने का, जैसे एक Na में से एक निकाल दिया, Cl ने एक ले लिया, तो ये Na पॉजिटिव था, ये Cl नेगेटिव था, दोनों जुड़ गए, क्या बन गया, NaCl, यानी Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। दूसरा तरीका क्या है, हमने वैलेंसी के आधार पे ये अभी फॉर्मूला बनाया था। दूसरा तरीका क्या है, मान लो मुझे एक कैटायन दे रखा है NH4 पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है ये पूरे पे है NH4 पे। इसी तरह जो दे रखा है क्या बोलते हैं, सल्फेट SO4, इसके ऊपर होता है 2 नेगेटिव, तो ये जो 2 नेगेटिव है ये इस पूरे पे है। समझ में आई बात। तो अब मुझे ये दो, एक अब प्लस चार्ज लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये क्या है, कैटायन है, और इसके ऊपर माइनस का चार्ज है तो ये क्या है, एनायन है। समझ में आई बात। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊं, इसका सॉल्ट कैसे बनाऊं, करना कुछ नहीं है। इसके अंदर देखो प्लस कितना है, एक ही है, इसके अंदर माइनस कितना है, 2 है। अब आपस में कर दो इनको, मतलब जो ये इसका था वो इस पे चढ़ा दो, जो इसका था वो इस पे चढ़ा दो, यानी कि NH4 कितना आएगा, 2, और सल्फेट 1। समझ में आई। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया, NH4 ट्वाइस SO4। 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको मैंने ऐसे ही हटा दिया। यानी इस पे जितना प्लस था वो इधर लिखो, इस पे जितना माइनस था वो इधर लिखो, फिर आपस में इंटरचेंज कर दो, बदल दो। जो इसका था वो इस पे चढ़ा दो, लेकिन ऊपर नहीं, नीचे। इसी तरह जो इसका था वो इस पे चढ़ा दो, नीचे। एक और बताती हूँ। अभी कैल्शियम के ऊपर है 2 पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर है माइनस, तो यानी कि प्लस कितना है, 2, माइनस कितना है, 1। जब आपस में अदल बदल करोगे तो ऊपर वाले को भूल जाओ। अभी कैल्शियम में कितना आ गया, नीचे लिखना है 1, और Cl पे कितना आ गया, 2, यानी कि Ca1 का तो कोई मतलब होता ही नहीं, CaCl2। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से तुम सॉल्ट बना सकते हो आयंस की मदद से। ये क्या था, कैटायन, और ये क्या था, एनायन। ठीक है, तो इनकी मदद से भी तुम बना सकते हो। इसी तरह अगर मैं बात करूं Na पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की, तो प्लस कितना है, 1, Cl कितना नेगेटिव कितना है, 1। आपस में जब बदलोगे तो क्या आएगा, Na पे कितना आ गया, 1, और Cl पे कितना आ गया, 1, यानी कि NaCl तुम्हारा कंपाउंड बन गया। इसी तरह एक और देख लो, ये है Mg के ऊपर कितना है, 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये सल्फेट है, सल्फेट पे होता है 2 माइनस, ये इस पूरे पे है, तो अब प्लस कितना है, 2, और माइनस कितना है, 2। तुम आपस में इनको बदल दो, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना आ गया, 2, मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, और सल्फेट कितने हो गए, 2। अब होता क्या है, जब दोनों एक बराबर हों, जैसे इधर भी 2 इधर भी 2, तो होगा क्या, हम इसको छोटी से छोटी इकाई में जब लेके जाएंगे तो 2 से 2 आपस में कट जाएगा, तो MgSO4 बच जाएगा। समझ में आई बात। 2 बराबर थे, इसीलिए ये कट के क्या बन गया, MgSO4 बन गया। समझ में आई बात। इसी तरह से अगर मैं तुम्हें दोबारा और दिखाना चाहूँ, जैसे कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है, ये है कार्बोनेट 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव इस पूरे पे है, तो ये क्या आ गया,
सॉरी 2 प्लस कितने हैं 2 और माइनस कितने हैं 2, आपस में 2 बदल इनको, तो क्या आ जाएगा Ca पे 2 और कार्बोनेट पे भी 2, फिर से बराबर बराबर आ गए तो ये कट जाएंगे आपस में, तो क्या बच जाएगा CaCO3, ये हो गया तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से तुम, अगर तुम्हें कैटायन और एनायन दे रखे हो तो तुम सॉल्ट का फॉर्मूला बना सकते हो। अब ये चीज़ें मैंने तुम्हें क्यों बताई, ऑक्सीडेशन बता दी, ऑक्सीडेशन होने से तत्वों पे चार्ज कैसा आता है वो बता दिया, रिडक्शन बता दी, रिडक्शन पे चार्ज कैसा आता है वो बता दिया, फिर रिडक्शन किसकी होती है, ऑक्सीडेशन किसकी होती है वो बता दिया। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होने के बाद जब प्लस और माइनस चार्ज चढ़ जाता है तो कैटायन और एनायन बन जाते हैं तत्व, और उसके बाद कैटायन एनायन को जोड़ के हम क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, जिसमें कैटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं। ये देखो, ये मैंने तुम्हें इतने सारे ये बना के तुम्हें दिखा दिए कि कैटायन एनायन और ये चीज़ें आ गई तुम्हारी, समझ में आई बात, सॉल्ट बन गया। अब मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूला दे रही हूँ, उसके आधार पे तुम्हें सॉल्ट बनाने हैं। अब मैंने तुम्हें दिया Na पॉजिटिव पहला है ये, और सल्फेट नेगेटिव, ये 2 जो है ये नेगेटिव सब पे है, ठीक है। सेकंड मैं दे रही हूँ तुम्हें K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ठीक है, तो ये NO3 पूरे पे है, ये समझ में आई बात। तीसरा तुम्हें दे रही हूँ कैल्शियम 2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, यही ले लो। फोर्थ है NH4 पूरे पे ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे है कार्बोनेट ले लो, CO3 पूरे पे क्या है 2 नेगेटिव, और पांचवा और ले लो आखिरी NH4 प्लस और Cl के ऊपर है माइनस। तो इन सब के तुम्हें फॉर्मूले बनाने हैं, सॉल्ट बनाना है कि जुड़ने के बाद ये क्या फॉर्मूला बनेगा। फिर से बता देती हूँ, जो जितना प्लस होता है उतना इधर लिखो, जैसे NH4 के ऊपर प्लस कितना था 1, इसी तरह सल्फेट के ऊपर माइनस कितना था 2, आपस में बस बदल देना है। जो इसका था यानी कि 2 वो अमोनिया इस पे चढ़ा दो NH4 पे, और जो 1 इसका था वो सल्फेट पे चढ़ा दो। ये देखो NH4 पे बदलने के बाद क्या आ गया 2, सल्फेट पे क्या आ गया 1, अब 1 की कोई कीमत नहीं होती, ये NH4 2 सल्फेट आ गया। इसी तरह मैंने तुम्हें ये देखो इधर बताया था, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है यानी कि 2, कार्बोनेट के ऊपर भी 2 नेगेटिव है, 2 आपस में बदलोगे तो Ca2 CO3 2, तो आपस में कट गए तो क्या बच गया CaCO3। इसी तरह कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है, Cl के ऊपर माइनस है, पॉजिटिव कितना है 2, माइनस कितना है 1, आपस में बदल दो, Ca के ऊपर इसका आ जाएगा यानी कि 1, Cl के ऊपर इसका आ जाएगा यानी कि 2, अब 1 का तो कोई मतलब होता नहीं तो CaCl2। इसी तरह से तुम्हें इन सब का बनाना है, समझ गए कि क्या बनेगा।